फीमेल यूरोजेनिटल ट्रायंगल। जो पहला जो क्लिनिकल हमने पढ़ना है उसका नाम है फीमेल जेनिटल कटिंग, फीमेल जेनिटल कटिंग, या फिर इसको हम म्यूटिलेशन भी बोलते हैं। और अगर हम प्रीपियोस को कट करें तो उसको बोलते हैं सिरकमसिजन भी बोलते हैं। तो फीमेल जेनिटल कटिंग का दूसरा नाम क्या होगा? म्यूटिलेशन। और अगर स्पेसिफिकली बात करें प्रीपियोस को काटने की तो उसको बोलते हैं हम सिरकमसिजन बोलते हैं। कुछ है कि कुछ रिलीजन में ये कहा जाता है कि इसको कटिंग की जाती है कुछ ट्रेडिशंस के मुताबिक, लेकिन नॉर्मली ये अब ये नहीं की जाती। इस टेक्निक में होता क्या है, ये टेक्निक चाइल्डहुड में की जाती है, बचपन में की जाती है। तो ये चाइल्डहुड में टेक्निक परफॉर्म की जाती है और ये नॉर्मली एक ऑपरेशन होता है। इस ऑपरेशन में होगा क्या, इस ऑपरेशन में जो प्रीपियोस होता है क्लाइटोरिस का, इसको रिमूव करते हैं, बल्कि तमाम यानी ओवरऑल प्रीपियोस को रिमूव करते हैं और क्लाइटोरिस के मेजर पार्ट को रिमूव करते हैं। लेबिया माइनोरा को भी रिमूव करते हैं। तो इन 3 पार्ट्स की रिमूवल करते हैं और जो विजाइना की जो ओपनिंग है उसको ब्लॉक कर देती है, उसको ओक्लूड कर देते हैं। कैसे कर देते हैं? स्यूचरिंग कर देते हैं, उसको सी देते हैं। अब इस टेक्निक में क्या किया, प्रीपियोस को क्लाइटोरिस के मेजर पार्ट को लेबिया माइनोरा को कट कर दिया और फिर जाइनल ओस्टियम यानी विजाइना की जो ओपनिंग है उसको स्यूचर कर दिया। ये पुराने ज़माने में हम ये टेक्निक इसलिए करते थे कि सेक्सुअल अराउजल और जो ग्रेटिफिकेशन है इसको इनहिबिट किया जा सके। लेकिन पहली बात यह है कि ये टेक्निक सबसे बड़ा एरर था। क्यों? जो सेक्सुअल अराउजल की जो फीलिंग्स होती है वो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस होती है, लेकिन जो क्लाइटोरिस है वो सिर्फ इरेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जो फीलिंग प्रोड्यूस करने वाला एरिया वो है हाइपोथैलेमस। तो ये इरोनियसली परफॉर्म करते थे। अब इन दिनों ये परफॉर्म नहीं किया जाता। अगला जो क्लिनिकल है उसका नाम है ट्रोमा टू वुल्वा, या फिर इसको वुल्वर ट्रोमा भी बोलते हैं। वुल्वर ट्रोमा, जो वुल्वा में जो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल। इसकी ज़्यादा क्या होती है? इंजरी होती है, बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल। इस क्लिनिकल का कॉज, इसका इफेक्ट भी देख लेते हैं। वाई बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल इज मोस्ट कॉमनली इंजर्ड इन वुल्वा? बिकॉज जो बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल है हाईली वेस्कुलर होता है और इसकी जो वाल होती है काफ़ी ज़्यादा थिन होती है। हाईली वेस्कुलर वीकेंड थिन वाल होती है। अगर होगा क्या, अगर कोई ट्रॉमा हो जाए तो ट्रॉमा, सपोज दिस इज द ट्रॉमा हो जाए, उस ट्रॉमा की भी मज़ीद रीज़न आ सकती है। या तो वो एथलीट्स हो, यानी वो खेलते हुए कोई हो जाए, मिसाल के तौर पर जंपिंग वगैरह में कोई इंजरी हो जाए जंपिंग में, या फिर ट्रॉमा सेक्सुअल असॉल्ट की वजह से हो, या फिर ट्रॉमा का तीसरा मेजर कॉज होगा वो कि लेबर के दौरान कोई इंजरी हो गई, यानी ऑब्स्ट्रिकल इंजरी। इन 3 चीज़ों की वजह से जो ट्रॉमा हो गया वुल्वा का, इस ट्रॉमा की वजह से जो मोस्ट सीवियरली इफेक्ट एरिया उसका नाम है बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल। इसमें काफ़ी ज़्यादा वेस्कुलर वेसल्स होती है, स्पेसिफिकली इंटरनल पोटेंशियल आर्टरी की ब्रांचेस होती हैं। और अगर वो वेसल्स डैमेज हो जाती है तो फिर क्या क्या होगा, क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलेंगे? तो ये सारे क्या थे, उसके कॉज हो गए और ये इसका इफेक्ट होगा। इसका इफेक्ट क्या क्या होगा वो देख लेते हैं। एक तो पहली बात ये है कि ये सोमैटिक स्ट्रक्चर में पेन हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, सोमैटिक पेन देखने को मिलेगा। अगला, जो वेसल्स डैमेज हो जाएगी तो वेसल्स के डैमेज होने की वजह से ब्लड क्लॉट जमा हो जाएगा, उसको बोलेंगे वुल्वर हीमाटोमा हो जाएगा लेबिया मेजोरा के अंदर। जो स्कैरिंग हो जाएगी, यानी काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस पड़ जाएंगे, स्क्रैचेस हो जाएंगे। और कभी कभार ये हो सकता है कि जो लेबर को भी वो ऑब्स्ट्रक्ट कर दे, लेबर की ऑब्स्ट्रक्शन कर दे, या फिर फिस्टुला की, या वो फिस्टुला बना दे। तो ये 5 चीज़ें हो सकती है ट्रॉमा की वजह से। तो पहला पेन हो सकता है, दूसरा हीमाटोमा हो सकता है लेबिया मेजोरा में, स्कैरिंग या फिर स्क्रैच वगैरह हो सकते हैं, या फिर वो लेबर को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, या फिर वो फिस्टुला की फॉर्मेशन कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होते हैं वुल्वर ट्रॉमा की वजह से, स्पेसिफिकली बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल के डैमेज हो जाने की वजह से। अगला जो क्लिनिकल पार्ट है उसका नाम है इन्फेक्शन ऑफ ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, यानी वेस्टिबुलर ग्लैंड की डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो हम पढ़ते ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स। ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स का दूसरा नाम था बार्थोलिन ग्लैंड्स, जो कहाँ थे, 5th और 7th o'clock पोजीशन पे थे बार्थोलिन ग्लैंड्स। अगर इन्फ्लेमेशन होती है, इन्फ्लेमेशन किसी भी एजेंट की वजह से हो, तो जो ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड की जो ओपनिंग थी, इनकी डक्ट की ओपनिंग थी, वो वेस्टिब्यूल के अंदर होनी थी। अगर इनकी डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन होता फिर क्या क्या हो सकता है?
हम लिख लेते हैं यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ डक्ट ऑफ ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड बाय इन्फ्लेमेटरी एक्जीड्यूट। जो इन्फ्लेमेशन के जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, इन्फ्लेमेशन के मटेरियल होते हैं, वो जमा होना शुरू हो गए। अब इसके दो केस हो सकते हैं। अगर वो इन्फेक्शन के साथ एक कंपनी करे, अगर वो इन्फेक्शन पे आके कॉज करे, तो इन्फेक्शन अगर कॉज करे तो फिर इस कंडीशन को बोलेंगे हम बार्थोलिनाइटिस, यानी बार्थोलिन ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन होगी। पहले इन्फ्लेमेशन हुई थी डक्ट की इन्फ्लेमेशन। अगर वो डक्ट की इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन के साथ प्रेजेंट करे तो वो इन्फेक्शन कहाँ फैल जाएगा? ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड की सिक्रेटरी पोर्शन में, तो उसको बोलेंगे बार्थोलिनाइटिस। अगर इन्फेक्शन के साथ अकम्पनी नहीं करता, अगर इन्फेक्शन नहीं होता, तो सिर्फ डक्ट ही फूली रहेगी, सिक्रेटरी ग्लैंड भी फूला रहेगा, लेकिन कोई आगे कॉम्प्लिकेशन कॉज नहीं हो सकेगी। तो इस कंडीशन को बोलते हैं बार्थोलिन सिस्ट। क्या बोलते हैं इसको? बार्थोलिन सिस्ट। ये बार्थोलिन सिस्ट की डायग्राम होगी कि नॉर्मली ये बार्थोलिन सिस्ट इतनी ज़्यादा स्वेल होके नज़र आ सकती है। पुडेंडल एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व ब्लॉक। पुडेंडल एंड इलियो इंग्वाइनल नर्व ब्लॉक। नाम से लग रहा है कि जो चाइल्ड बर्थ के टाइम पर हम नर्व्स को ब्लॉक कर देते हैं पेरिनियम की, ताकि पेन ज़्यादा फील ना हो। तो स्पेसिफिकली हम पुडेंडल नर्व और इलियो इंग्वाइनल नर्व इनको ब्लॉक करते होते हैं। तो हम इनकी दो हेडिंग कर लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे पुडेंडल नर्व ब्लॉक और दूसरा हम पढ़ेंगे इलियो इंग्वाइनल। तो पहला है पुडेंडल नर्व ब्लॉक। चूँकि जो पुडेंडल नर्व होती है वो पुडेंडल नर्व ग्रेटर स्टैटिक फोरामेन से पास करती है, लेकिन वो प्रीफॉर्मिस के नीचे से होते हुए असल में करते क्या है, ग्रेटर स्टैटिक फोरामेन के होते हुए प्रीफॉर्मिस के नीचे से गुजरते हुए ये उसको लीव करती है पेल्विस को। और जब ये पेरिनियम में एंटर हो जाती है ग्रेटर स्टैटिक फोरामेन, नॉर्मली जो पुडेंडल नर्व होती है वो ये करती है कि वो ग्रेटर स्टैटिक फोरामेन में होते हुए पेरिफॉर्मिस के नीचे से गुजरते हुए पेल्विस को लीव करती है। फिर वो सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट के अराउंड रैप आउट करते हुए वो फाइनली पेरिनियम में आ जाती है। तो इस डायग्राम आप देखिएगा, मैं जूम कर दूं तो इस डायग्राम देखिएगा, ये नर्व कौन सी है? ये पुडेंडल नर्व है। पुडेंडल नर्व, ये पुडेंडल नर्व हो गया। और पुडेंडल नर्व पुडेंडल किनार की तरफ आपको नजर आ रही है, पुडेंडल नर्व है। और ये है इलियो इंग्वाइनल नर्व हो गया। जो पुडेंडल नर्व होती है वो ग्रेटर स्टैटिक फोरामेन से भी पास करती है और लेजर स्टैटिक फोरामेन से भी पास करती है। और दरमियान में वो सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट और स्केल स्पाइन इनके अराउंड रैप आउट होती है। तो इसकी हम जो ब्लॉक होता है वो किस जगह पे करते हैं? द साइट वेयर इट, यहाँ पे लिखते हैं, वाइंड्स अराउंड सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, या फिर स्केल स्पाइन भी लिख सकता हूँ मैं। दूसरा ये है कि पुडेंडल किनाल के अंदर भी, पुडेंडल किनाल के अंदर भी है, इसको हम ब्लॉक कर सकते हैं। तो बेसिकली जो पुडेंडल नर्व को ब्लॉक इसलिए करती है क्योंकि ये शामिल होता है एनेस्थीसिया में, एनेस्थीसिया में शामिल होता है। और ये रीजनल एनेस्थीसिया में शामिल होता है, वो हमने क्लिनिकल में करना है सेपरेट वीडियो में। तो ये रीजनल एनेस्थीसिया के अंदर आता होता है पुडेंडल नर्व ब्लॉक। जो दूसरा ब्लॉक है इलियो इंग्वाइनल वाला, नाम से जाहिर है कि वो इलियो इंग्वाइनल नर्व को ब्लॉक करेगा। जो इलियो इंग्वाइनल नर्व होती है वो पेरिनियम के एंटीरियर पार्ट को सप्लाई करती है। तो मैं इसका थोड़ा छोटा कर दूँ ताकि नजर आ जाए आपको। ये एंटीरियर पार्ट ऑफ पेरिनियम को करती होती है। तो अगर इसको ब्लॉक कर जाने की वजह से जो एंटीरियर पार्ट है, लेबियम मजूरा, लेबियम माइनूरा, वो एनेस्थीसाइज हो जाएंगे। तो इलियो इंग्वाइनल नर्व ब्लॉक और पुडेंडल ब्लॉक, अगर दोनों ब्लॉक कर जाने के बावजूद भी पेन होता है तो उसका मतलब ये होगा कि जो पेन हो रहा है वो एक और नर्व भी आ गई है जो कि इस एरिया को इनर्वेट कर रही है। वो कौन सी नर्व होगी जो बच गई एनेस्थीसिया से? उसका नाम है पेरिनियल ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। तो ये एमसीक्यूज में आता, तो आप इसको देख लीजिएगा। तो इस क्लिनिकल में सिर्फ काम की बातें यही है। नेक्स्ट क्लिनिकल है एक्सरसाइजेस फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ फीमेल पेरिनियल मसल्स। एक्सरसाइज फॉर, इसको थोड़ा छोटा कर दूं, स्ट्रेंथनिंग ऑफ फीमेल पेरिनियल मसल्स। कौन कौन से मसल्स? पहले मसल्स के नाम लिख लेते हैं। मसल्स हो गए सुपरफिशियल, ट्रांसवर्स पेरिनियल मसल्स, दूसरा बल्बोस्पोंजियोसिस, तीसरा होता है एक्सटर्नल
एनल स्फिंक्टर। इन 3 मसल्स चूंकि ये अटैच होते हैं पेरिनियल बॉडी से, ये अटैच होते हैं पेरिनियल बॉडी से, तो इनका मेन फंक्शन होता है सपोर्ट देना मेल में और फीमेल में दोनों में। लेकिन ये मसल्स स्पेसिफिकली फीमेल में ये ना इजैकुलेशन में पार्टिसिपेट करते, ना यूरिनेशन में, ओके, और ना ही ये पीनाल इरेक्शन में। तो ये मसल्स डजंट पार्टिसिपेट इन फंक्शनल डिफरेंट फंक्शंस। अब इनको हम कंपेयर कर लेते हैं कि मेल में इनका क्या और फीमेल में। एक सिमिलरिटी तो आपको बता दी, एक सिमिलरिटी ये बताया कि दोनों में ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं क्योंकि पेरिनियल बॉडी से अटैच होते हैं। इसमें भी सपोर्ट क्योंकि पेरिनियल बॉडी से अटैच होगा। लेकिन मेल में ये जो होगी वेल डेवलप हो गई, वो क्यों होगी मैं बताता हूँ। फीमेल के अंदर रिलेटिवली लेस वेल डेवलप हो गए। वेल डेवलप इसलिए क्योंकि ये मसल्स पार्टिसिपेट करते हैं यूरिनेशन में, ये पार्टिसिपेट करते हैं इरेक्शन में, ये पार्टिसिपेट करते हैं इजैकुलेशन में। लेकिन फीमेल के अंदर नो सच रोल यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करता, जिसकी वजह से मसल्स लेस वेल डेवलप होते हैं। तो जो गायनोकोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि डिफरेंट एक्सरसाइज करनी चाहिए जिसकी वजह से मसल स्ट्रॉन्ग हो, तो वो एक्सरसाइज कौन सी होती है एक्सरसाइज, और उस एक्सरसाइज का फ़ायदा क्या होगा, यूज़ क्या होगा, वो बताता हूँ आपको। जो एक्सरसाइज होती है वो ये कहती है कि उनको लर्न करना चाहिए, सीखना चाहिए वॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने के। यानी उनको ये आना चाहिए कि वो वॉलंटरीली इसको कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स कर सके, इनकी इतनी टेक्निक होनी चाहिए। उसकी सिंपल एक्सरसाइज ये बताई गई है कि जो यूरिनेशन के अंदर या यूरिनेशन के दरमियान में यूरिन के फ्लो को इंटरप्ट करना यानी रेजिस्ट करना, जिसकी वजह से मसल स्ट्रॉन्ग हो गए। तो रेजिस्ट करना यूरिनेशन के दरमियान में, जिसकी वजह से मसल स्ट्रॉन्ग हो गए। अब मसल स्ट्रॉन्ग होने का फ़ायदा ये होगा कि चाइल्ड बर्थ में जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो अगर हम इनको वॉलंटरीली रिलैक्स कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास पूरा वॉलंटरी कंट्रोल होगा। तो इसका मेन फंक्शन क्या होगा, हम वॉलंटरी रिलैक्स कर सकते हैं द मसल्स। क्यों? टू प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्टिव पैसेजवे, क्योंकि चाइल्ड बर्थ में जो पैसेजवे होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। अगर पूरा वॉलंटरी कंट्रोल होगा इन मसल्स के ऊपर तो हम इसको रिलैक्स कर सकें, जिसकी वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन होगी चाइल्ड बर्थ में वो प्रिवेंट होगा। तो प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्टेड चाइल्ड बर्थ, तो इसका फ़ायदा सिर्फ यही होता है। तो ये हो गया एक्सरसाइज फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ मसल्स। लास्ट क्लिनिकल है उसका नाम है वजाइनिस्मस करके, तो यहाँ पे लिख देते हैं वजाइनिस्मस। जो वजाइनिस्मस है इसकी डेफिनेशन क्या होगी इसको लिख लेते हैं। ये कोई इनवॉलंटरी स्पैस्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन है, इनवॉलंटरी स्पैस्मोटिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ फीमेल पेरिनियम, मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फीमेल पेरिनियम इन केस ऑफ वेजाइनल पेनिट्रेशन। जब वेजाइनल पेनिट्रेशन होती है जिसकी वजह से जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है वो भी इनवॉलंटरी, तो उसको बोलते हैं वेजाइनिस्मस। जो वेजाइनिस्मस है कहती है कि ये फिजियोलॉजिकल कंडीशन भी हो सकता है या फिर फिजिकल या फिर गायनोकोलॉजिकल। तो इसकी नेचर क्या होगी, ये फिजिकल भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल ट्रॉमा हो गया या फिर सेक्सुअल असॉल्ट हो गया या सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया, जिसकी वजह से भी ये फिजिकल भी हो सकता है, फिजिकल डिसऑर्डर। दूसरा ये साइकोलॉजिकल भी हो सकता है। तीसरा एक गायनोकोलॉजिकल भी हो सकता है, फिर मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है। या फिर किसी मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है। उसकी नेचर क्या होगी मैं आपको बता दी मैंने। फिर कॉजेस क्या होंगे, कॉजेस यही है कि अगर कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है
या फिर विजाइनल पेनिट्रेशन अटैम्प्ट किया है जैसे गायनोकोलॉजिकल एग्जाम में, तो गायनोकोलॉजिकल एग्जाम में कॉन्ट्रैक्शन होती है, या फिर सेक्सुअल असॉल्ट, इसकी वजह से भी जानिमस देखने को मिल सकता होता है। ओके, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ट्रीटमेंट ये हुआ कि जो मसल्स की नर्व फाइबर काफ़ी ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होती हैं तो उसको रिलैक्स कर दें। तो फिर मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स होगी। दूसरा, हम डीसेंसिटाइजेशन करेंगे कि नर्व सप्लाई को। ओके, और वो कोई ना कोई हम विजाइनल डायलेटर इस्तेमाल करेंगे। तो ये था क्लिनिकल विजाइनिस्मस का। तो बस हमारी क्लिनिकल फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया के ख़त्म हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना। अल्लाह हाफिज़।